was the case. Good morning, students. Welcome to Learners Academy. Good morning, sir. Okay, good morning. So we had started chapter number 10 yesterday, the introductory part of circles. ठीक है, क्या क्या कवर किया था सो फार हम क्विकली रिवाइज करते हैं। हमने कवर किया व्हाट इज अ सर्किल। सबसे पहले क्या कवर किया कि सर्किल क्या है, जितना मेरे को ध्यान है कल हमने क्या क्या किया था। सर्किल की सबसे पहले अपन ने डेफिनेशन एंड मीनिंग, राइट, डेफिनेशन एंड मीनिंग, मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है ना, वो सीखा। फिर हमने सीखा सेंटर क्या होता है सर्किल का, और की टर्म्स, दूसरे की टर्म्स जैसे कि रेडियस, और बोलो और क्या सीखा, डायमीटर सीखा, कोड सीखा, आर्क सीखा, कोड, आर्क एंड इट्स लेंथ, उसकी लेंथ कैसे निकालते हैं फॉर्मूला भी देखा, राइट। सरकमफ्रेंस, यस, सरकमफ्रेंस क्या होता है, सरकमफ्रेंस, डज एनीवन रिमेंबर। पेरीमीटर क्या होता है, सरकमफ्रेंस, लेंथ ऑफ द बाउंड्री, पेरीमीटर है ना। एरिया, सो फार हमने ये सारी चीजें सीखी है ना। आज क्या स्टार्ट करने वाले हैं अपन, सेक्टर एंड सेगमेंट। तो एरिया का ही पार्ट है, एरिया का ही सब पार्ट में कह सकता हूँ सेक्टर एंड, जहाँ कल शुरू किया वहीं से आज वापस पकड़ेंगे है ना, जहाँ कल छोड़ा था। ओके, सो द नेक्स्ट की टर्म इज, नोट इट डाउन, सेक्टर ऑफ ए सर्कल। सेक्टर ऑफ ए सर्कल, देखिए। अब सेक्टर क्या चीज है, तो सबसे पहले हम इसको डेफिनेशन वाइज सीखते हैं। देखो ये आपको दिख रहा है, वो तो सेक्टर है ही सही। जब भी सेक्टर वर्ड माइंड में आता है, सबसे पहली चीज क्या माइंड में आती है, वेरी गुड, पिज्जा का एक स्लाइस। ठीक है, जब भी सेक्टर वर्ड माइंड में आए तो क्या ध्यान में आ जाना चाहिए, पिज्जा स्लाइस। पिज्जा खाते हो सब लोग, पिज्जा का एक पीस, एक स्लाइस जो भी है ना, तो इसी कुछ शेप में होता है, कुछ इसी शेप में होता है, बोलो। ठीक है, तो अगर हमको ये याद आ गया कि सेक्टर मींस पिज्जा का स्लाइस, तो बाकी सारी चीजें भी याद आ जाएंगी। अब ये पिज्जा का स्लाइस बनेगा कैसे, लेट्स सी। देखो, इसको एक रेडियस चाहिए ओ ए, एक दूसरी रेडियस चाहिए ओ बी, और तीसरी एक आर्क चाहिए ए बी, बस बन गया। टू रेडियाई एंड एन आर्क, बन गया। ठीक है, द एरिया ऑफ ए सर्किल विच इज कवर्ड बाय टू रेडियाई एंड एन आर्क ऑफ द सर्किल इज कॉल्ड द सेक्टर ऑफ द सर्किल। लिखो, एक सर्किल के अंदर दो रेडियाई खींचे, साथ में एक आर्क और खींच दे, तो इसके बीच में जो एरिया दिखाई दे रहा है, इसके बीच में जो एरिया दिखाई दे रहा है, वो एरिया क्या है, सेक्टर है। सेमी सर्किल भी सेक्टर ही एक तरीके से, अभी बताते हो भी। एक बार सेगमेंट बता दो, एक बार सेगमेंट बता दूं मैं, फिर सेमी सर्किल एक सेगमेंट भी है और सेक्टर भी है, दोनों है, तो कैसे है वो बताओ। ठीक है, लिख लिया यहां तक, एक ग्राफ फिगर बना दो। तो जैसे ही मैं सेक्टर ड्रॉ करता हूं, तो ऑटोमेटिकली एक नहीं दो सेक्टर बन जाते हैं। जैसे ही मैं सेक्टर ड्रॉ करता हूं, तो ऑटोमेटिकली एक नहीं दो सेक्टर बन जाते हैं। जिस सेक्टर की मैं बात कर रहा हूं, वो तो हमेशा माइनर सेक्टर बनता है। ऐसा क्यों होता है पता है, क्योंकि जब भी मैं सेक्टर बनाना चाहता हूं या बनाने की कोशिश करता हूं, तब मैं एंगल अक्सर एक्यूट एंगल लेता हूं। इन दो रेडियाई के बीच का एंगल कैसा लेता हूं, कैसा लेता हूं, एक्यूट एंगल लेता हूं। और टोटल एंगल कितना होता है सर्किल में, 360 डिग्री। अब 360 डिग्री में से एक छोटा सा एक्यूट एंगल मीन्स 90 डिग्री से लेस देन छोटा सा एंगल निकालेंगे, तो ऑब्वियसली उससे बहुत बड़ा एंगल बच रहा है अभी। तो जैसे ही मैं कोई भी सेक्टर बनाना लगता हूं, तो बाय डिफॉल्ट मैं उसको माइनर ही बनाता हूँ।
क्योंकि मेरी आदत में है एक्यूट एंगल लेना। ठीक है, तो जो बच जाता है दैट सेक्टर इज कॉल्ड द मेजर सेक्टर। तो ऑटोमेटिकली आप एक नहीं दो बनाते हैं, आप एक बनाते हैं दूसरा अपने आप बन जाता है, एक माइनर सेक्टर एंड एक मेजर सेक्टर। अगर क्वेश्चन में वर्ड लिखा हुआ है माइनर एंड मेजर देन आपको दिक्कत आएगी नहीं। अगर नहीं लिखा हुआ है तो यू विल ऑलवेज कंसीडर इट एज माइनर सेक्टर। मैंने कहा सिंपली सेक्टर, तो आपका ध्यान माइनर सेक्टर पे ही जाना चाहिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मेजर सेक्टर। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है? ठीक है, तो ये हो गया माइनर सेक्टर एंड मेजर सेक्टर। अब इसका फॉर्मूला वैसे तो 12 चैप्टर का कॉन्सेप्ट है, बट फिर भी फटाफट से रिकॉल कर लेते हैं। देखो, टोटल एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। टोटल एरिया कितना होता है सर्किल का, पाई आर स्क्वायर। आपने तो केवल इतना सा ही एंगल लिया है ना, आपने तो केवल इतना सा एंगल लिया है, दैट एंगल इज थीटा। जो भी आपने लिया है, टोटल कितने एंगल्स होते हैं, कितना एंगल होता है, एंगल सम 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। भाई पाई आर स्क्वायर का एक पोर्शन ले रहे हो आप, पाई आर स्क्वायर का क्या ले रहे हो, एक पोर्शन ले रहे हो। मुझे एक चीज बताओ, एक छोटी सी बड़ी कॉमन सेंस की मैं बात आपसे करता हूँ, आप यूं ही फॉर्मूला याद रख लोगे। देखो, मैंने आपको कहा लेट अस सपोज कि आपके पास 100 रुपए, ठीक है, या मेरे पास 100 रुपए, मैं यश को जो है इसके 5 हिस्से करके 3 हिस्से इसको दूंगा। 100 रुपए के 5 हिस्से कर लूंगा और उसके 3 हिस्से इसको दूंगा। तो मैंने पूछा कि मैं यश को कितने रुपए दूंगा, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? आपने कहा कि सर आपके पास 100 रुपए हैं, उसके आप 5 हिस्से करेंगे, उसमें से 3 हिस्से यश को देंगे। ऐसे ही कैलकुलेट करोगे, 3/5 ऑफ 100। इस पूरे सर्किल में पाई आर स्क्वायर नाम का एरिया है। भाई मैं पूरे एरिया की बात कर रहा हूँ, कंप्लीट एरिया कितना है, कितना है, पाई आर स्क्वायर। उसको 360 डिग्रियों में तोड़ दिया, कितना एंगल है टोटल, 360 डिग्री। मुझे तो केवल थीटा ही चाहिए, मुझे तो केवल थीटा ही चाहिए। तो जितना टोटल था थीटा डिवाइडेड बाय दिस, भाई न्यूमरेटर में जितना आपको चाहिए, जैसे 3/5 किया अभी यश के लिए, 3 हिस्से चाहिए, टोटल 5 हिस्से थे, टोटल अमाउंट कितना था, 100 रुपए। यहाँ पे टोटल एरिया कितना था, पाई आर स्क्वायर। हिस्से कितने किए, 360, उसमें से मुझे कितने चाहिए, 60 हिस्से चाहिए, 70 हिस्से, जितने भी डिग्री का वो थीटा है। फाइन, तो बड़ा आसान तरीका है इसको याद करने का, कोई डिफिकल्ट नहीं। थीटा/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये एरिया ऑफ सेक्टर का भी फॉर्मूला है और एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का भी फॉर्मूला है। बोलूं या ना बोलूं वो माइनर है। बात करें सर मेजर का पूछे, वापस दो तरीके हैं, जैसे अभी आर्क में हमने सीखा था 2 तरीके थे, इसमें भी 2 तरीके हैं। पहला तरीका ऑब्वियसली बड़ा आसान है, पहले तो आप माइनर सेक्टर का एरिया निकाल लें, दिस वन, फिर आप पूरे सर्किल का एरिया निकाल लें, पाई आर स्क्वायर, और उसमें से इसको माइनस कर दें। ठीक है, बड़ा आसान लॉजिक है। पूरा एरिया निकाल लो सर्किल का, माइनर सेक्टर का एरिया इससे निकाल लिया आपने, और उसमें से इसको माइनस कर दो। जब हम ये काम करते हैं मेजर सेक्टर के एरिया के लिए, जब हम ये काम करते हैं, कैसा काम, पूरे सर्किल के एरिया में से ये वाला एरिया माइनस करते हैं, पाई आर स्क्वायर कॉमन आ जाता है, इधर से 1 बचता है, इधर से थीटा/360 बचता है। फिर 360 एलसीएम आ जाता है, 360 इंटू 1 360 आ जाता है, 360 माइनस थीटा इंटू पाई। तो जैसे लेंथ ऑफ आर्क में फॉर्मूला डेवलप हो गया था मेजर आर्क का, वैसे मेजर सेक्टर का ये फॉर्मूला डेवलप हो जाता है। आप चाहो तो इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करो, आप चाहो तो कॉमन सेंस से चलो कि टोटल एरिया में से माइनर सेक्टर का एरिया माइनस करके मेजर सेक्टर आएगा। दोनों वेज करेक्ट है, नोट इट डाउन। समझ आ रहा है सभी को, ऑनलाइन स्टूडेंट स्पेशली, बिकॉज यहाँ तो किस किस को समझ आ रहा है नहीं आ रहा है मुझे पता चल जाएगा चेहरे के हाव भाव से, बट वहां मुझे नहीं पता चल रहा ना। और आपको बोला था कि वीडियो ऑन रखना है, आप प्रोटोकॉल भी फॉलो नहीं कर रहे। सब लोग वीडियो ऑन करो। एक एक इसमें कोई इंटरनल सेटिंग है, उसमें क्या करता है वो कि जैसे वीडियो ऑफ होता है ना, तो उस बच्चे को बाहर कर देता है क्लास से। वो एक्टिवेट कर दूंगा मैं, तो फिर आपको ऑन ही रखना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा, आप एक्सीडेंटली भी ऑफ कर दोगे तो आप बाहर हो जाओगे, तो इसलिए मैं करना नहीं चाहता वो सेटिंग एक्टिवेट। इससे अच्छा आप अपने आप ही ऑन कर लें। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर एंड एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का फॉर्मूला डेवलप हो गया। चलते हैं नेक्स्ट की टर्म विच इज सेगमेंट ऑफ ए सर्किल। चलें सेगमेंट ऑफ ए सर्किल पे चलें। यस सर। अब जैसे सेक्टर ऑफ ए सर्किल पे पहली चीज जो दिमाग में आती होता है पिज्जा स्लाइस, तो सेगमेंट ऑफ ए सर्किल पे कुछ तो ध्यान में आना चाहिए, ध्यान में आ जाए तो चीजें याद आ जाती है। बोलो,
बिस्किट का टुकड़ा, बिल्कुल बिस्किट मैरीगोल्ड होना चाहिए, गोल। गोल एक बिस्किट है, उसको ऐसे दो टुकड़े कर दिए, तो एक टुकड़ा जो टूटना नहीं चाहिए बीच में, वो दो ही टुकड़े होने चाहिए, पर एक्चुअली क्या होता है हम तोड़ते हैं तो तीन चार टुकड़े हो जाते हैं, वैसा होना नहीं चाहिए। हमने तोड़ा, ये टुकड़ा, बोथ टुकड़ा आर सेगमेंट ऑफ सर्कल। ठीक है, तो इन शॉर्ट में ये कह सकता हूं, इन शॉर्ट में ये कह सकता हूं कि लेटस से एक सर्किल है, एक सर्किल में कोई भी कोड बनाओ, कोई भी कोड बनाओ, और उस कोड के साथ आर्क का कॉम्बिनेशन ले लो, दैट एरिया इज कॉल्ड द सेगमेंट ऑफ ए सर्किल। और बाय डिफॉल्ट इसमें भी जैसे मैं एक सेगमेंट बनाता हूं तो दूसरा अपने आप बन जाता है मेजर, क्योंकि हमको आदत छोटा बनाने की है तो बड़ा बन जाता है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, क्लियर है, समझ आया? या फिर एक और कौन सा एग्जांपल लूं? वैसे आपने काफी ठीक एग्जांपल दिया। कॉम्पैक्ट डिस्क आती थी पहले, सीडी, सीडी डीवीडी, उसको दो टुकड़े कर दो, वो भी सेगमेंट होगा, बात एक ही। ओके, तो मैथमेटिकल डेफिनेशन देखते हैं of segment of a circle. The area of a circle covered by a chord and an arc of the circle. तो सेक्टर लूं या सेगमेंट लूं, आर्क तो दोनों में आ रही है। सेक्टर लूं या सेगमेंट लूं, आर्क तो दोनों में आ रही है, इसीलिए आर्क क्या होती है वो पहले बताया था। ठीक है, इज कॉल्ड द सेगमेंट ऑफ दिस, नोट करो। नोट हो जाए तो फिर एक रफ फिगर सेगमेंट ऑफ ए सर्किल का, माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। सेगमेंट का वैसे हिंदी वर्ड होता है हिस्सा या पार्ट या टुकड़ा। एक्चुअली सर्किल का एक जो पार्ट या हिस्सा है वो तो सेगमेंट है, क्योंकि सर्किल को आप तोड़ोगे तो हाथ में सेगमेंट मिलेगा, सेक्टर नहीं मिलेगा। सेक्टर को तोड़ने के लिए तो उसको है ना टेक्निकली तोड़ना पड़ेगा, ऐसे ऐसे फिर ऐसे निकालना पड़ेगा पिज्जा स्लाइस, बट इसको तोड़ने के लिए तो बस तोड़ो और टूट गया। ठीक है, तो सर्किल का एक पार्ट तो एक्चुअली सेगमेंट है, ना कि सेक्टर है। ठीक है, कोई पूछे सर्किल का एक पार्ट क्या होगा, किसी का भी पार्ट, लाइन, लाइन का एक पार्ट क्या होता है, लाइन सेगमेंट होता है। लाइन इंडेफिनेटली मूव करती है इधर और इधर, कोई एंड पॉइंट नहीं होता उसका। मैंने उसका एक पार्ट तोड़ दिया, एंड पॉइंट फिक्स कर दिया, क्या मिला मुझे, लाइन सेगमेंट मिली, मिली नहीं मिली? उसी तरीके से सर्किल का भी ये सेगमेंट है, वो लाइन का सेगमेंट था, ये सर्किल का सेगमेंट है। समझ में आ रही बात? तो ये भी कह सकता हूं मैं कि सेगमेंट ऑफ ए सर्किल का मतलब है अ पार्ट ऑफ सर्किल। नेक्स्ट, इसको डिराइव कर, मतलब इसके इस एरिया को डिराइव करने का जो फॉर्मूला डेवलप हुआ है वो कुछ ऐसे हुआ है, देखो कि मेरे पास एक सर्किल है, सर्किल में एक सेगमेंट ड्रॉ कर दिया मैंने, और ये एरिया मुझे फाइंड आउट करना है ना, ये सेंटर है। तो मैं क्या करूंगा, इस आर्क से कोरस्पॉन्डिंग सेक्टर भी बनाऊंगा। ये ए बी आर्क है, ए बी आर्क से कोरस्पॉन्डिंग सेक्टर कब बनेगा, जब मैं ए को ओ से कनेक्ट करूंगा और बी को भी ओ से कनेक्ट करूंगा। तो ये पूरा एरिया जो है ये सेक्टर है। सेक्टर क्या होता है, दो रेडियाई और आर्क से बनता है, तो दो रेडियाई आर्क से पूरा जो एरिया है वो सेक्टर है। इस सेक्टर में से अगर मैं ये ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूं तो सेगमेंट निकलेगा नहीं निकलेगा? सेक्टर में से अगर मैं ये कोरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल माइनस कर दूं, जो ट्राइंगल बन रहा है इनसे, किन से, कोड से और दो रेडियाई से, इस कोड से और दो रेडियाई से जो ट्राइंगल भी बन रहा है, इसको हटा दें तो जो नीचे का पोर्शन बचेगा, दिस वन, ये सेगमेंट मिलेगा ना। तो फॉर्मूला भी ऐसे ही डेवलप किया गया है टेक्निकली कि एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकलता है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल।
एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल क्यों है? क्योंकि रेडियाई जो है वो इक्वल है, दो साइड्स इक्वल हो जाएंगे तो आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा ना, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो एक बार लिख लो, एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला ये होता है, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल का फॉर्मूला ये होता है। क्या पूछे? पेरीमीटर ऑफ सेक्टर पूछे, अभी बता दें। हाँ बता दें, कोई प्रॉब्लम नहीं। कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी देगा फिर उसमें। सेक्टर में चाहे से ना दे, सेगमेंट में तो देनी पड़ेगी उसको, सेगमेंट में उसको कोड की लंबाई देनी पड़ेगी। तो सेक्टर तो किससे बनता है? रेडियाई और आर्क से। तो लेंथ ऑफ आर्क निकालने का फॉर्मूला है, उसमें 2r ऐड कर दो, रेडियस रेडियस, तो पेरीमीटर आ गया इसका। लेकिन सेगमेंट में तो वो कोड से बनता है, तो कोड की लंबाई पता हो। हाँ निकाल सकते हैं, कुछ भी मतलब आपको निकालना पड़ेगा एक्स्ट्रा, है ना, निकाल सकते हैं। और मेजर सेगमेंट फिर वही कि आप क्या करो, ये क्या लिख दिया मैंने, एरिया ऑफ सेगमेंट माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट क्यों होगा, ये गलत है, एरिया ऑफ सर्किल होगा ना, पूरे सर्किल के एरिया में से माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर दो, राइट। एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ, दोनों फॉर्मूला नोट डाउन कर लो। नोट डाउन हो जाए तो बता दो। सर हो गया। सर हो गया। सर हो गया। ओके, देखो एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला ये था, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला अभी अभी हमने सीखा था, इसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं। और एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल का फॉर्मूला ये कैसे बना, इसके लिए थोड़ा सा हमको पीछे जाना पड़ेगा, अभी अपन उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, 12 चैप्टर का वीडियो देखना पड़ेगा। किसी को एक्स्ट्रा में समझना हो तो कभी मुझसे समझ लेना, अभी इस क्लास में डिस्कस नहीं करते हैं कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया ये कैसे डेवलप हुआ। फाइन, अभी के लिए तो याद रख लो कि 1/2 इंटू आर का स्क्वायर इंटू साइन थीटा, थीटा क्या होगा, वही रेडिया के बीच में थीटा कितना लिया आपने वो थीटा होगा, ठीक है। और मेजर सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे, पूरे सर्किल का एरिया में से जो माइनर सेगमेंट का एरिया निकाला है आपने, जैसे बाकियों में हमने किया था भाई, मेजर सेक्टर का कैसे निकाला था, पूरे सर्किल में से माइनर सेक्टर का माइनस किया था। मेजर आर्क का कैसे निकाला था, पूरे सरकमफ्रेंस में से माइनर आर्क का माइनस कर दिया था। सेम वे सेम टेक्निक इसमें यूज करेंगे हम, कि पूरे सर्किल में से अगर मैं ये माइनर सेक्टर का माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर दूं तो बचा हुआ एरिया क्या हो जाएगा, मेजर सेगमेंट का एरिया हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो वो फॉर्मूले जो अब तक हमने सीखे हैं, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूले भी बनते हैं, जैसा भी निशिता ने डिस्कस किया कि सर इन सेक्टर और सेगमेंट का एरिया ना पूछ के पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस इस तरह का कोई चीज पूछ ले तो डिस्कस कर लेते हैं, अगर आ जाए तो। लेटेस्ट से पहले सेक्टर की बात करता हूँ। सेक्टर ये होता है ओ ए बी। किसी ने कहा कि साहब इसका पेरीमीटर बताओ, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ओ ए बी, ठीक है। तो देखो पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ बाउंड्री। तो ये जो एरिया दिख रहा है इसकी बाउंड्री का सम चाहिए आपको, तो इसकी बाउंड्री में क्या आ रहा है, एक रेडियस ये, एक रेडियस ये और एक आर्क ये, तो ये लंबाई चाहिए होगी भाई। कोई आदमी यहाँ खड़ा है, दौड़ के वो ए पे आया, फिर वो घूमते हुए बी पे आया और बी पे वापस ओ पे गया, तो टोटल उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी ये आपसे पूछना वो चाह रहा है, ठीक है। सपोज करो क्रिकेट ग्राउंड है, यहाँ बैट्समैन खड़ा है, उसको पानी की प्यास लगी, भागता हुआ वो बाउंड्री पे आया, बाउंड्री पे उसने किसी से पानी लिया, पानी लेके फिर वो इधर गया, पता नहीं क्यों उसको जूस भी पीना था, बी पे जूस, बी पॉइंट पे जूस भी था, फिर वो इधर आया, फिर वापस वो पिच पे बैटिंग पॉइंट पे वापस गया, तो उसने
कितना डिस्टेंस कवर किया। ऐसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन सकता है भाई, ऐसा हुआ तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। ओके, तो हम क्या करेंगे, ओ ए प्लस ओ बी प्लस आर्क ए बी। आर्क ए बी, भाई ओ ए तो स्ट्रेट है, ओ बी भी स्ट्रेट है, बट ए बी स्ट्रेट नहीं है। अगर आप यहाँ पे आर्क नहीं लगाते हो तो फिर ए बी डिस्टेंस ये होगी, सीधी डिस्टेंस होगी। आपको सीधी डिस्टेंस ए बी थोड़ा चाहिए, ऐसे घूम के चाहिए, है ना। तो आर के बी, तो मैं यूं कह सकता हूं ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, और ये आर के बी। तो मैं यूं कह सकता हूं रेडियस प्लस रेडियस ट्वाइस ऑफ रेडियस, या सिंपली डायमीटर भी लिख सकते हो, प्लस प्लस लेंथ ऑफ आर्क, प्लस लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला भी है थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर, प्लस उसके साथ डायमीटर और जोड़ दो, बन गया पेरीमीटर ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला। तो पता होना चाहिए सेक्टर बनता किससे, फॉर्मूला फॉर्मूला सब आप खुद बनाते हो, और ऐसे तो पता नहीं 10 चीजें और पूछ लेगा, कितने फॉर्मूले याद रखेंगे। ठीक है ना, क्लियर है, पता होना चाहिए सेक्टर होता क्या, बनता किससे, क्लियर है। अब और सपोज करो मेजर सेक्टर का पूछ ले पेरीमीटर, तो वही 2 रेडियाई, लेकिन अब लेंथ ऑफ माइनर आर्क की जगह लेंथ ऑफ मेजर आर्क ऐड कर देना। ये जो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला में या माइनर आर्क का फॉर्मूला लगाया ना आपने, ये लेंथ ऑफ मेजर आर्क का फॉर्मूला ऐड कर देना, और रेडियाई तो 2 लगेगी जो लगेगी। अब बात करते हैं कि सेगमेंट का अगर जुड़वा ले तो, मतलब पेरीमीटर करवा ले तो लाइक दिस, ठीक है, ए सी। तो अब अगर आपसे पूछा पेरीमीटर, एक पॉइंट और मार्क कर देता हूं मैं यहाँ पे, है ना, सी, पेरीमीटर ऑफ सेगमेंट एबीसी या ए सी, सेगमेंट ए सी बी। तो इसमें क्या होगा, देखो लेंथ ऑफ आर्क ए बी, लेंथ ऑफ आर्क ए बी की लंबाई जुड़ेगी, साथ में ये ए बी स्ट्रेट भी जुड़ेगी, प्लस ए बी, मतलब लेंथ ऑफ कोड ए बी, लेंथ ऑफ कोड ए बी और लेंथ ऑफ आर्क ए बी, ये दोनों जुड़ेंगी तब जाके इसका हमको मिलेगा टोटल पेरीमीटर। तो लेंथ ऑफ आर्क ए बी तो वही फॉर्मूला से निकल जाएगा, थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। बात करते हैं ये ए बी की लंबाई कैसे निकलेगी, तो दैट विल बी कैलकुलेटेड यूजिंग ट्रिगोनोमेट्री। हमने किए थे ऐसे क्वेश्चन में, याद करो। देखो ये ओ है, ये रेडियाई, रेडियाई तो गिवन होगी, है ना। हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, लेट अस से इसको मैं ले लेता हूँ डी, ठीक है। देखो रेडियाई आपको गिवन होगी होगी आपको थीटा गिवन होगा, तो थीटा का आधा इधर आ जाएगा, जैसे 60 डिग्री टोटल थीटा है तो 30 डिग्री आ जाएगा, 30 डिग्री, और मान लो कि मैंने रेडियाई आपको दे दी 5 सेंटीमीटर। तो किसी राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल और एक साइड गिवन हो तो यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री आप बची हुई दोनों साइड निकाल सकते हो। आप ओडी भी निकाल सकते हो, आप बीडी भी निकाल सकते हो। अगर आप साइन थीटा यूज करें तो इसके सामने वाली साइड बीडी निकल जाएगी, ऑपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। अगर आप cos थीटा यूज करें तो ये ओडी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे निकल जाए, लेकिन इसको निकालने में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं डीबी निकालने में इंटरेस्टेड हूं, क्योंकि डीबी का दुगना क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। तो आई विल यूज sin30। sin30 क्या होता है, ऑपोजिट यानी कि बी डी डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज यानी कि ओ बी। यहाँ पे मैं ओ बी की वैल्यू पुटअप करूंगा, sin30 की वैल्यू पुटअप करूंगा, तो आई विल गेट द वैल्यू ऑफ बी डी। बी डी का जैसे मैं दुगना करूंगा तो मिल जाएगा मुझे लेंथ ए बी। तो इस तरीके से अपन लेंथ ऑफ कोड ए बी भी निकाल सकते हैं, उसको यहाँ ऐड कर देंगे तो पेरीमीटर ऑफ सेगमेंट ए सी बी निकाल पाएंगे। ठीक है, क्लियर है, ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है। चलते हैं अब मेन टॉपिक ऑफ द चैप्टर, टेंजेंट टू अ सर्कल। करो नोट डाउन, टेंजेंट टू अ सर्कल। ठीक है, जब भी वर्ड आए ना टेंजेंट, तो आपको एक चीज याद रखनी है, एक सर्किल या आर्क, देखो आर्क इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सर्किल, तो जो चीज सर्किल पे लागू होती है वो आर्क पे भी लागू होगी। अभी इस क्लास में आपको इतना नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि आर्क की इतनी बातें नहीं होंगी, क्लास 11 से आर्क की बातें ज्यादा होंगी। ठीक है, जो मैथ्स आएगी उसमें आर्क से आर्क आएंगे, सर्किल पूरा नहीं बनाएंगे पर आर्क पे काम करेंगे, है ना। तो आर्क या सर्किल को कोई लाइन या लाइन सेगमेंट केवल और केवल एक ही पॉइंट पे छुए, उस लाइन को कहते हैं टेंजेंट। क्या कहा मैंने, कोई लाइन या लाइन सेगमेंट किसी सर्किल या उसकी आर्क को केवल और केवल कितने पॉइंट्स पर टच करे, इंटरसेक्ट करे, 1 एंड ओनली 1 पॉइंट, तब जाके वो क्या बनेगी, टेंजेंट। अगर वो 2 पॉइंट पे टच करती है तो वो टेंजेंट नहीं है, अगर वो टच ही नहीं करती है तो भी वो टेंजेंट नहीं है। टच भी करे और कितने पॉइंट्स पे टच करे,
one and only one point, then that line will be called as tangent to that circle. उस सर्किल की ओर आती हुई टेंजेंट, उस सर्किल के अंदर नहीं जा सकती, पता है? उस सर्किल की ओर आती हुई टेंजेंट उस सर्किल को बस छू के निकलेगी गोली की तरह। क्यों? क्योंकि अगर वो अंदर आ गई, अगर वो अंदर आ गई तो वो डेफिनेशन टूट जाएगी कि वो एक पॉइंट पे टच करेगी, फिर वो दो पॉइंट पे टच करेगी। कैसे? कैसे? इसी में देखो, ये सर्किल है, ये लाइन इसको केवल और केवल इस पॉइंट पे छू के निकल रही, तो इस लाइन को मैं क्या कह दूंगा कि ये लाइन इसकी टेंजेंट है, कह दूंगा। अब आपने कहा सर कि नहीं अंदर आ जाए, तो अंदर आ जाए तो सपोज करो एक लाइन आई और उसके अंदर से गुजरी, तो चेक करो कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्शन हुआ, फिर दो पॉइंट पे हुआ। एक्चुअली इस लाइन को बोलते हैं सीकेंट, इस लाइन को क्या बोलते हैं? सीकेंट बोलते हैं, ठीक है। और जो हमने ट्रिग्नोमेट्री में सीखा था टैन और सेक, उसके कॉन्सेप्ट्स भी इस टेंजेंट और सीकेंट से डेवलप किए गए हैं। अभी नहीं करेंगे उसकी बात, हायर क्लासेस में आप सीख जाओगे, ठीक है। टैन और सेक भी यहीं से डेवलप किए गए। क्लियर है? ये तो है टेंजेंट और ये है सीकेंट। हमारा टॉपिक हालांकि टेंजेंट का ही रहेगा, लेकिन पता होना चाहिए सीकेंट भी क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है। टेंजेंट जो है एक पॉइंट पे टच करती है और बाहर से छू के निकलती है, सीकेंट दो पॉइंट पे टच करती है और अंदर से निकल के हुई जाती है। क्लियर है? ठीक है, कोई डाउट नहीं है? तो ये सर्किल बना दो रफ फिगर, और एक टेंजेंट बना दो उसको गुजरती हुई एक सर्किल को। और फिर डेफिनेशन लिखते हैं हम लोग। डेफिनेशन अभी जो मैंने बताई सेम वैसी डेफिनेशन है। अ लाइन, ब्रैकेट में लिखा मैंने लाइन सेगमेंट, which touches a circle at a single unique point is called the tangent, is called the tangent to the given circle। ये तो हो गई डेफिनेशन। लाइन, ऑब्लिक, लाइन सेगमेंट, लाइन हो तो भी ठीक, लाइन सेगमेंट हो तो भी ठीक। जनरली लाइन और लाइन सेगमेंट के कॉन्सेप्ट सेम ही होते हैं बिल्कुल। कुछ एक कॉन्सेप्ट हैं जो लाइन पे लागू होंगे, लाइन सेगमेंट पे नहीं होंगे, या लाइन सेगमेंट पे लागू होंगे लाइन पे, बाकी जो लाइन पे लागू हो रहा है वो लाइन सेगमेंट पे भी लागू। फॉर एग्जांपल अभी मैं इसी में इसका सेगमेंट बना दूं, अभी तो ये इनडेफिनेटली यहाँ पर भी जा रही है यहाँ पर भी जा रही है, लेकिन मैं अगर इसका सेगमेंट बना दूं ए से लेकर बी, तो ये ए बी लाइन सेगमेंट बन गई। अब ये ए बी लाइन सेगमेंट भी तो टेंजेंट कहलाएगी ना, ये भी तो एक ही पॉइंट पे टच कर रही है, तो लाइन सेगमेंट भी हो सकती है या फिर सिंपली लाइन भी हो सकती है, ठीक है। which touches a circle at a single unit point। यहां तक हो गया। अब बात करते हैं और चीजों की। जब ये इसको एक पॉइंट पे छू के निकलती है तो उस पॉइंट को कहा जाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या कहा जाता है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। उस पॉइंट को, जैसे मान लो यहाँ पे लेटस से कोई पॉइंट मार्क नहीं किया इन्होंने, लेटस से ये पॉइंट है ए, तो ए पॉइंट विल बी कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। द पॉइंट ऑन द सर्किल वेयर द टेंजेंट टचेस इट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सेकंड पॉइंट करो नोट। The point on the circle where the tangent touches it is called the point of contact। अच्छा, एक लाइन जो होती है ना एक सर्किल को मैक्सिमम दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर सकती है, पता है आपको? दो से ज्यादा पे इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, नहीं कर सकती ना। कैसे भी लाइन ड्रॉ करो, मैक्सिमम दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट, यानी मैक्सिमम आप सीकेंट ही बना सकते हो। या तो टेंजेंट बनेगी या सीकेंट बनेगी, या दोनों ही नहीं बनेगी, बाहर से निकल गई, टच ही नहीं हुआ, इंटरसेक्शन ही नहीं हुआ ना। इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता तीन केस के अलावा, ठीक है। हो गया, दो पॉइंट्स कवर हो गए। क्या सीखा हमने अभी तक सो फार? टेंजेंट क्या होता है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वो पॉइंट होता है जहां पे टेंजेंट सर्किल को इंटरसेक्ट करती है, राइट? ओके, अब बात करते हैं आगे की। तो सुनो, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है,
इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अगर मैं एक रेडियस बना दूं तो ये रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द गिवन टेंजेंट। ये इसकी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिससे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। रेडियस एंड टेंजेंट, या रेडियस की जगह मैं कल को डायमीटर भी बना सकता हूं, राइट। डायमीटर और टेंजेंट क्या होते हैं, हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। आप तो रेडियस याद रखो, रेडियस से ही डायमीटर बनेगा स्ट्रेट, उसको आगे कंटिन्यू कर ले डायमीटर बन जाएगा। तो रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट टू ए सर्कल। हम कभी भी टेंजेंट ऑफ ए सर्कल नहीं बोलते, हम हमेशा टेंजेंट टू ए सर्कल बोलते हैं, क्योंकि सर्कल की टेंजेंट नहीं है, सर्कल की ओर आती हुई टेंजेंट है। सर्कल के अंदर तो आई नहीं ना, समझ में आई बात। तो हम हमेशा टेंजेंट ऑफ ए सर्कल ना बोल के टेंजेंट टू ए सर्कल बोलते हैं ना। द रेडियस और द डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर, रेडियस बना दो या डायमीटर बना दो सर्किल का, तो वो जो बनेगा दैट विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर सब समझते हैं ना, 90 डिग्री पे इंटरसेक्शन होता है तो परपेंडिकुलर कहते हैं। तो वो परपेंडिकुलर बनेगा टू एनी टेंजेंट, कि कोई सी भी टेंजेंट आप बनाओगे ड्रॉन टू द सर्किल। और कौन से पॉइंट पे वो परपेंडिकुलर होगा वो भी ऐड कर देते हैं। एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे वो परपेंडिकुलर होगा। एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, वो 90 डिग्री पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे बनेगा ऑब्वियसली। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे तो इंटरसेक्शन हो रहा है, तो एंगल कहाँ बनता है, जहाँ इंटरसेक्शन होता है वहीं तो एंगल बनता है। तो उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे वो 90 डिग्री वाला एंगल बनेगा। फाइन, यहां तक ठीक है। लेट्स से दिस इज अ सर्कल, मैं कुछ टेंजेंट्स बनाता हूँ। इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे मैंने ये टेंजेंट बनाई, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे एक है, तो यू कैन ड्रॉ इनफाइनाइट टेंजेंट्स टू ए सर्किल, क्योंकि सर्किल के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। बट अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यूनिक फिक्स कर दिया जाए कि नहीं सर ए, ए फिक्स कर दिया, अब एक यूनिक टेंजेंट ही बनेगी। अब एक यूनिक टेंजेंट ही बनेगी ये वाली। इसके अलावा इस ए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को यूज करते हुए कोई दूसरी टेंजेंट नहीं बन सकती है ना। बट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फिक्स नहीं करें तो इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है हमारे पास, तो इनफाइनाइट टेंजेंट बन सकती है। लेट अस से कि ये भी एक टेंजेंट है, लेट अस से ये भी एक टेंजेंट। जितनी भी टेंजेंट्स बनाई सारी की सारी रेडियस से परपेंडिकुलर है 90 डिग्री। अगर आप यूं बनाओ तो 90 डिग्री, यूं बना दो 90 डिग्री, यूं बना दो 90। परफेक्ट सर्कल नहीं है तो थोड़ा नहीं दिख रहा होगा, बाकी अगर परफेक्ट सर्कल बनेगा तो रेडियस एंड एनी टेंजेंट हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे से एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्लियर है? ओके। आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया शायद, है ना, भूल गए। देखो मोहित का एक डाउट था कि सेमी सर्किल जो होता है वो सेक्टर होता है कि सेगमेंट होता है, बताओ। आप ट्राई करो। देखो अगर मैं इस वे में देखूं तो ये सेगमेंट दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? सेमी सर्कल समझते हो ना, आधा सर्कल। सेगमेंट दिखाई दे रहा है, क्यों? क्योंकि डायमीटर से बन रहा है और आर्क से बन रहा है, और डायमीटर भी कोड होती है, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड, और कोड और आर्क से बनने वाला क्या होता है? सेगमेंट होता है। इस वे में सोचें तो सेगमेंट है। बट डायमीटर को मैं ऐसे भी तो देख सकता हूं कि सर ये तो दो रेडियस है, तो दो रेडियस और आर्क से फिर सेक्टर बनता है। समझ रहे हो? अगर उसको स्ट्रेट लाइन कंसीडर करें, बीच में सेंटर को भूल जाए कि कहीं था बीच में सेंटर, एक ही कोड माने, दैट वे इट इज अ सेगमेंट। बट अगर अपन बीच में पॉइंट को याद कर लें कि यार सेंटर है बीच में, तो फिर ये दो रेडियाई है, फिर ये दो रेडियाई है, और दो रेडियाई और आर्क से क्या बनता है? सेक्टर। तो सेमी सर्कल को आप सेक्टर भी कंसिडर कर सकते हैं, और दोनों के फॉर्मूले से सेम आंसर निकलेगा। आप एरिया ऑफ सेक्टर के फॉर्मूले से निकालो, चाहे से आप एरिया ऑफ सेगमेंट के फॉर्मूले से निकालो, ट्राई करना घर पे। ठीक है। एक सपोज करो मैंने 7 सेंटीमीटर का एक सर्कल बनाया, आपको सेमी सर्कल का एरिया चाहिए। एक बार तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगा के निकालो, एक बार एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला लगा के निकालो। 7 14 ऐसी रेडियस लेना ताकि पाइप में 7 से 7 कट जाए, है ना, और निकाल के देखोगे तो सेम निकलेगा। ठीक है। और वैसे नहीं तो सेमी सर्कल का एरिया तो ये भी पता है मुझे, फुल सर्कल के एरिया का आधा वो भी होता ही है, बट वो तो बचपन से करते आ रही है, कुछ नया ट्राई करो। ठीक है। ओके, चलते हैं आगे। हाँ जी।
यहाँ तक कर लिया अपन ने। बात करते हैं कि एक सर्किल पे, अभी मैंने बता दिया रफली, आपको लिख लो कि हाउ मेनी टेंजेंट्स वी कैन ड्रॉ टू अ सर्कल, नंबर ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल, नंबर ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल। So how many tangents we can draw to a circle? There are n number of points on a circle. Circle पे n number of points होते हैं. So using each point as point of contact, we can draw n number of tangents to the given circle. वही बात मैंने जो अभी आपको बताई कि सर्किल के ऊपर n नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं। n नंबर ऑफ पॉइंट्स का मतलब होता है इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। सो हर एक पॉइंट को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की तरह इस्तेमाल करते हुए हम n नंबर ऑफ टेंजेंट्स बना सकते हैं उस गिवन सर्किल की तरफ। ठीक है, देखो यहां तक हो गया नोट? बोलो, यहां तक हो गया सभी का नोट? ठीक है, अब देखो दो तीन केस लिए इन्होंने, जल्दी जल्दी देख लो। केस वन क्या होगा कि अगर मैं कहूं भाई तीन तरह के पॉइंट्स होते हैं, इंटीरियर ऑफ द सर्किल वाले पॉइंट्स, ऑन द सर्किल वाले पॉइंट्स और एक्सटीरियर ऑफ द सर्किल। मैं तीनों केस ले रहा हूं। मैंने कहा इंटीरियर एक पॉइंट है ए, इसको यूज करते हुए टेंजेंट बनाने की कोशिश करो तो आंसर विल बी नो टेंजेंट, एक भी नहीं बन। एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो इंटीरियर ऑफ ए सर्किल के किसी पॉइंट को छूती हुई जा रही है, यानी मैं यूं कहूं इंटीरियर ऑफ ए सर्किल के पॉइंट को यूज करते हुए, यूजिंग ए पॉइंट लाइंग इन द इंटीरियर ऑफ द सर्किल, वी कैन नॉट ड्रॉ एनी टेंजेंट बिकॉज वो जो लाइन बनेगी वो सीकेंट बनेगी। पहला केस है, नोट करो, केस वन नोट करो। यूजिंग अ पॉइंट लाइंग इन द इंटीरियर ऑफ द सर्किल। चलो एक बार हल्का तो ऊपर ले लो ना। ठीक है, केस वन कंप्लीटेड। क्या हाथ लगेगा? कुछ हाथ नहीं लगेगा, नो टेंशन। अगर सर्किल के इनसाइड एक पॉइंट को यूज करना चाहते हो तो यू विल एंड अप गेटिंग नो टेंशन। व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट ए सीकेंट। केस टू, अब इंटीरियर से थोड़ा बाहर चलते हैं। यूजिंग ए पॉइंट लाइंग ऑन द सर्किल, अब इंटीरियर से थोड़ा बाहर आए और ऑन द सर्किल पॉइंट ले लिया तो हाउ मेनी टेंजेंट विल यू गेट? वन टेंजेंट। अभी अभी बताया ना, अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फिक्स कर दे तो यूनिक टेंजेंट मिलेगी। तो नेक्स्ट है, नेक्स्ट केस टू बनेगा यूजिंग अ पॉइंट लाइंग ऑन द सर्किल यू विल गेट वन यूनिक टेंजेंट। केस टू क्या? केस वन के डायग्राम में क्या है, एक सीकेंट बना दो, देखो। सर एक बार हल्का सा ऊपर और ले लो केस वन पे। आता है ठीक है। केस टू, यूजिंग अ पॉइंट लाइंग ऑन द सर्किल में एक यूनिक टेंजेंट बनेगी। और केस थ्री, लास्ट केस क्या होगा? इंटीरियर पे आ गए और ऑन द सर्किल आ गए और एक्सटीरियर। अब माइंड में आएगा कि एक्सटीरियर पे तो शायद टेंजेंट बनेगी नहीं, बट एक्चुअली दो टेंजेंट्स बनेगी। एक्सटीरियर एक पॉइंट को यूज करना है, दैट मीन्स वो पॉइंट जो एक्सटीरियर वाला है वो उस टेंजेंट पे लाया करना चाहिए।
लाई करना चाहिए। मैं ऐसे तो ना कह रहा हूँ कि वो एक्सटीरियर वाला पॉइंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो, मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, वो पॉइंट लाई करना चाहिए टेंजेंट पे। तो देखो इस तरीके से दो टेंजेंट बन सकती हैं। लेट अस से कि मैंने एक्सटीरियर एक पॉइंट ले लिया ए, तो इस ए पॉइंट से आती हुई एक टेंजेंट तो बन गई ए बी, और एक और बन गई क्या, ए सी। तो बाहर एक पॉइंट फिक्स कर दें तो वहां से दो टेंजेंट्स आप सर्किल पे बना सकते हो, ठीक है। तो केस थर्ड विल बी यूजिंग a point lying in the exterior of the circle, you can draw two tangents to the given circle। दोनों के दोनों रेडियस से परपेंडिकुलर होंगी, चाहिए चाहिए। Using a point lying in the exterior of the circle, you can draw two tangents to a circle। बस इसके अलावा और कोई केस नहीं बन सकता ना, क्योंकि तीन ही तरह के पॉइंट्स होते हैं, इंटीरियर ऑन द एक्सटीरियर, राइट। ये आधे आधे एक एक नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, स्पेशली सीबीएसई में तो, ठीक है, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। ट्रू फॉल्स में भी बन जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में भी बन जाते हैं। हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन यू ड्रॉ यूजिंग अ पॉइंट लाइंग एक्सटीरियर, बच्चा कहेगा एक्सटीरियर पे तो कैसे टेंजेंट मिलेगी, ही विल राइट जीरो टेंजेंट। या मान लो मल्टीपल चॉइस है तो ऑप्शन में देगा 0 1 2 3, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट वाइज याद रखेंगे, ओके। अब यहाँ पे खास बात क्या है कि जब हम एक्सटीरियर ऑफ द सर्किल से दो टेंजेंट बना पाते हैं, कितने टेंजेंट्स बना पाते हैं, दो, तो वो दोनों टेंजेंट लंबाई में बराबर बनती हैं, ए बी इक्वल टू ए सी। अगर ये 10 सेंटीमीटर लंबी बनेगी तो ये भी 10 सेंटीमीटर ही लंबी बनेगी, दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। दो बनेगी दैट इज फाइन, बट वो दो इक्वल लेंथ की बनेगी, दैट इज इंपॉर्टेंट, फाइन। चलते हैं, यहाँ पे टेंजेंट खत्म होता है सीकेंट। सीकेंट वैसे तो बता ही दिया हमने, बट लिख लेते हैं उसको एक बार। नेक्स्ट टॉपिक है सीकेंट। सीकेंट के बारे में ज्यादा कुछ नहीं लिखेंगे, डेफिनेशन लिखो। A line or line segment which passes through a circle touching it at two distinct points is called the secant to a circle। एक ऐसी लाइन जो कि सर्किल को, एक ऐसी लाइन या लाइन सेगमेंट जो कि सर्किल से पास थ्रू करे, सर्किल से गुजरती हुई जाए। मान लो ये लाइन एल है, ये लाइन एल जो है सर्किल से गुजरती हुई जा रही है, पासिंग थ्रू अ सर्किल। और जब वो उससे पास थ्रू कर रही है तो वो उसको दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, डिस्टिंक्ट बोले तो अलग अलग, दो अलग अलग पॉइंट्स पे छूती हुई जा रही है, इंटरसेक्ट करती हुई जा रही है, टचिंग इट एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। अभी भी बताया सीकेंट का मतलब दो पॉइंट, टेंजेंट का मतलब एक पॉइंट, सिंपल सी डेफिनेशन। और इस लाइन को क्या कह देंगे, सीकेंट टू ए सर्किल। वो टेंजेंट टू ए सर्किल थी, ये सीकेंट टू ए सर्किल। लेकिन आ तो बाहर से रही है ना, आ तो बाहर से रही है। अभी आप बाहर से यहां से जयपुर जाओगे तो आप क्या कहोगे, आई एम गोइंग टू जयपुर, तो वो भी सीकेंट टू सर्किल है, ठीक है। आप मान लो आप दिल्ली जा रहे हो, तो आप जयपुर से गुजरते हुए जाओगे तो भी आप यही बोलोगे आई एम गोइंग टू जयपुर, ठीक है ना, क्लियर है। ठीक है, एक्चुअली टेंजेंट एंड सीकेंट सर्किल का पार्ट नहीं होते हैं, टेंजेंट एंड सीकेंट सर्किल की तरफ आते हुए चीजें होती है, सर्किल की चीजें नहीं होती हैं, सर्किल की तरफ आती हुई या जाती हुई चीजें होती हैं, ये सर्कल से पास थ्रू करती हुई चीजें होती हैं, ठीक है। तो टू ए सर्किल लिखते हैं हमेशा। इतना नोट डाउन हो गया, यस सर। ठीक। नेक्स्ट टॉपिक डालिए, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। फिगर थोड़ा सा क्लियर नहीं, मैं बना देता हूं फिर से। हेडिंग डालिए आप, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। ओ ए बी।
अब जो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ बच्चों, उस पर पूरी की पूरी एक एक्सरसाइज है, बड़े ध्यान से सुनो। ठीक है, इस तरह का फिगर बना लिया सबने। बना लिया? देखो, स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग मेरे पास एक सर्किल है, ठीक है जी। सर्किल की मैंने एक आर्क काट दी, ए बी काट दी, कट गई। ये आर्क जो है ये सेंटर पे एंगल बना सकती है, कैसे? ऐसे। ये जो एंगल बना सेंटर पे, ये जो सेंटर पे एंगल बना, ये किसने बनाया? इस आर्क ने बनाया। किसने बनाया? हम ये भी कह सकते हैं कि इस कोड ने बनाया, और हम ये भी कह सकते हैं इस आर्क ने बनाया। मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि एंगल AOB इज सबटेंडेड बाय आर्क AB। मैं ऐसे भी कह सकता हूं एंगल AOB इज सबटेंडेड बाय कोड AB। कॉन्सेप्ट बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, बट वो बोलने में आर्क आता है, बिकॉज बना हुआ कॉन्सेप्ट आर्क के रेफरेंस में, ठीक है। बाकी कोड भी आ जाए तो भी सेम एग्जैक्टली वही कॉन्सेप्ट चलेगी। बात तो एक ही है ना, एंगल तो वही बना ना, 60 डिग्री बना। मैं अगर कोड AB की बात करूंगा तो 61 डिग्री थोड़ा ना हो जाएगा, 60 डिग्री रहेगा ना, सेम ही एंगल हुआ। ओके, तो मैं एक बार कोड हटा देता हूं, ठीक है, यहां तक क्लियर है। यही आर्क AB, यही आर्क AB सर्किल के बचे हुए हिस्से पे, सर्किल का बचा हुआ हिस्सा मतलब क्या? देखो, जैसे मैंने आर्क AB काटी, तो एक हिस्सा तो आर्क AB खुद है, एक हिस्सा मेजर आर्क AB भी तो है, बचा हुआ हिस्सा। भाई एक तो सपोज करो मैं इसको काट के, सपोज करो मैं इसको ये AB काट दी मैंने, तो ये आर्क AB तो अलग हो गई, बचा हुआ हिस्सा ये बचेगा ऊपर वाला। तो इसी सर्कल में देखो, ये जो बचा हुआ हिस्सा है, इस पे कहीं पर भी पॉइंट ले लो, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल पे कहीं पर भी पॉइंट ले लो। लेट अस से मैंने यहां ले लिया, तो इस C पॉइंट पे भी ये AB आर्क कुछ एंगल बनाएगी, एंगल ACB। तो सेंटर पे सबटेंड किया हुआ एंगल रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्किल पे सबटेंड किए हुए एंगल से हमेशा दुगना होता है। क्या कहा मैंने? सेंटर पे सबटेंड किया हुआ एंगल, सेम आर्क सेम होनी चाहिए, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल पे कोई पॉइंट है, उस पे सबटेंड किए हुए एंगल से हमेशा क्या होता है? ट्वाइस होता है। अगर ये 30 डिग्री है तो इसका ट्वाइस क्या हो जाएगा? ये 60 डिग्री। या उल्टा कहूं तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल पे सबटेंड किया हुआ एंगल सेंटर पे सबटेंड किए गए एंगल्स का आधा होता है, कैसे भी देख लो। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट, 9th में भी आया था, शायद आया था। इस बार फिर भी इतना एप्लीकेशन नहीं, 9th में ज्यादा एप्लीकेशन था, बट छोटे मोटे क्वेश्चंस में इसका एप्लीकेशन कहीं ना कहीं हो ही जाता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल AOB विल बी ट्वाइस ऑफ एंगल ACB। अच्छा, C क्यों? D ले लो, एक और पॉइंट ले लो, इसका भी दुगना होगा, एक और ले लो, E ले लो, इस कहीं पर भी ले लो, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल पे। इस AB आर्क को छोड़कर रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्किल इतना दिख रहा है, इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं इस पे भी, आप कोई पर भी, जैसे यहाँ ले लिया मैंने F, तो AFB का भी दुगना होगा, ये वाला एंगल। और ये एंगल आपस में बराबर होंगे, ये आपस में बराबर होंगे भाई, सारे के सारे उसके उसी के दुगने हैं, तो सारे के सारे आपस में बराबर होंगे नहीं होंगे? होंगे ना, कॉमन सेंस है। तो लिखते हैं हम, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्किल, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्किल the angle subtended by an arc of a circle at the center of the circle, at the center of the circle। भाई आर्क ने कहां पे सबटेंड किया साहब? सेंटर पे सबटेंड किया। is twice the angle subtended by the same arc, by the same arc at any point lying on the remaining part of the circle। मैं बोलने में ये बड़ी काफी लंबी चौड़ी लाइन है, बट समझने के लिए काफी इजी सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। बट ये लाइंस बोलनी भी आनी चाहिए बच्चों, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, कोई चीज प्रूव करनी पड़ जाती है, थ्योरम प्रूव करनी पड़ जाती है, तो उसमें अपन थोड़ी ना देसी भाषा में लिख देंगे कि ये इसका दुगना है, ऐसे थोड़ा ना देसी भाषा में, ऐसे कुछ लाइंस का ही सहारा लेना पड़ता है, तो ये बोलनी भी आनी चाहिए। और इजी है, इजी तो है।
एंगल सबटेंड किया, किसने किया? आर्क ने किया। कहाँ किया? सेंटर पे किया। जो एंगल सबटेंड किया वो दुगना हो गया। किसका दुगना हो गया? एक और एंगल सबटेंड किया, किसी ने किया, उसी सेम आर्क ने किया। किस पे किया? किसी दूसरे पॉइंट पे किया। कहाँ लाया कर रहा था वो? रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल पे लाया कर रहा था। फाइन, क्लियर? ठीक है, अब मुझे बताओ, एक क्वेश्चन है आप लोगों से। लेट अस से कि दिस इज अ सर्कल, हाँ, दिस इज अ सेंटर ए ओ बी, अगर 60 नहीं 70 डिग्री है, ए ओ बी अगर 70 डिग्री है, मैं यहाँ पे एक पॉइंट लगा रहा हूँ सी। मैंने पूछा एंगल ए सी भी बताओ कितना होगा? 140। 140 रॉन्ग। 35. दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। अब सुनो, सर 140 सबसे पहली बात तो जो भी आप कॉन्सेप्ट लगा रहे हो गलत लगा रहे हो। ये सेंटर पे सबटेंड किया हुआ एंगल है, और ये रिमेनिंग पार्ट पे थोड़ी ना, रिमेनिंग पार्ट पे बनाना था, आपने तो उसी आर्क पे बना दिया। ये एंगल तो आर्क ए बी से, आर्क ए बी पर ही सबटेंड हुआ है। सुनो, ये एंगल आर्क ए बी से सबटेंड हुआ है, लेकिन जो जिस पॉइंट पे सबटेंड हुआ है वो पॉइंट भी आर्क ए बी पे ही लाया कर रही है। मैंने तो आपको कॉन्सेप्ट बताया है कि सेंटर वाला एंगल रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्किल पे कोई पॉइंट हो ना, उस अगर इसी यहां होता ना तो ये 35 होता, तो ये 35 होता, राइट? तो इस कॉन्सेप्ट से ये वाला एंगल तो निकाल ही नहीं सकते आप, है ना, बट निकाल भी सकते हैं। कैसे? तो अब दो कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम। क्या करेंगे, कहीं पर भी एक पॉइंट मार्क कर लेंगे हमारी मर्जी से, डी। अब ये एंगल एडीबी तो 35 हो जाएगा, एंगल एडीबी तो 35 हो जाएगा। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, ए सी बी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल है, ए सी बी डी। इस क्वाड्रिलेटरल को मैं कहूंगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अभी आएगा, आगे आगे आएगा, लिखवाऊंगा मैं, डोंट वरी। अभी थोड़ा सा इसका हिंट दे देता हूँ। क्या फर्क क्या मतलब होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का? एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टिसेस ऑन द सर्किल लाया करें, ए बी ऑन द सर्कल, सी बी ऑन द सर्कल, बी बी ऑन द सर्कल एंड डी बी ऑन द सर्कल। तो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के आमने सामने के ऑपोजिट एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी देयर एंगल सम इज ऑलवेज इक्वल टू 180। तो वो 35, तो ये 180 माइनस 35 दैट इज 135। नहीं कितना होगा? 180 में से 35 गया 145, 140। सही है ना? क्लियर है? तो डायरेक्टली नहीं निकाल पाया, लेकिन कुछ एक दो कॉन्सेप्ट यूज करके निकाल तो पाया। डायरेक्टली 35 मत कर देना, साफ साफ दिखाई दे रहा है यार, ऑब्ट्यूज एंगल है, कहाँ 35 कर रहे हो? कॉमन सेंस भी काम करता है कभी कभी। तो ऑब्ट्यूज ही बनेगा। आप अगर ए बी आर्क अगर माइनर आर्क है, अगर ए बी आर्क माइनर आर्क है, तो आप ए बी आर्क पे एंगल बनाओगे तो ऑब्ट्यूज बनेगा। ए बी आर्क अगर मेजर आर्क है तो उल्टा होगा, ये सारी चीजें उल्टी होंगी। ठीक है, बट जनरल ये माइनर आर्क ही बनाते हैं। ठीक है, क्लियर है? ठीक है ना? सर ये तो एओबी का जस्ट डबल बनेगा ना? डबल क्यों बनेगा? सेंटर वाला डबल होता है, सेंटर वाला डबल होता है उसका। ये 70 इसका डबल हो गया, 35 का डबल हो गया, और 35 और इस आमने सामने वाले एंगल का सम होगा 180। ठीक है, क्योंकि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया। ठीक है, और जो डबल होता है वो वाला पॉइंट रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल पे लाया होना चाहिए। ये सी जो है रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल पे नहीं लाया कर रहा है, तो ए बी आर्क पे ही लाया कर रहा है। जो आर्क सबटेंड कर रही है वो एंगल बनाएगी रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल पे, तभी वो कॉन्सेप्ट लागू होगा कि सेंटर वाला उसका डबल होगा। फाइन, क्लियर? ठीक है, अगर एक आर्क रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल पे इनफाइनाइट एंगल्स बनाते हैं, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, तो ये सारे एंगल आपस में बराबर होंगे रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल। और एक आर्क अगर उसी आर्क पे इनफाइनाइट एंगल बनाए, लाइक दिस, लाइक दिस, तो ये भी आपस में इक्वल होंगे। भाई खुद पे बनाए इनफाइनाइट एंगल्स तो भी इक्वल, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल पे बनाए तो भी इक्वल, लेकिन ये वाले उसके इक्वल नहीं होंगे। क्या रिलेशन है इन दोनों में? इन दोनों का सम 180 है, ये रिलेशन है। ठीक है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल एंड ऑन द आर्क पे अगर एंगल्स बन रहे हैं तो वो सप्लीमेंट्री होंगे। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल पे ही 10 20 50 एंगल बनाती है, सारे के सारे इक्वल। आर्क के ऊपर ही 10 20 50 एंगल बनाती है, वो भी सारे के सारे इक्वल। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्रिस्टल क्लियर? अगर सेमी सर्किल बना देता हूं, हाँ, अब क्या कह रहे हो? सेमी सर्किल पे क्या कह रहे हो? ऑब्वियसली इक्वल होंगे, एंड इक्वल होंगे 90 डिग्री के।
आपस में तो इक्वल होंगे ही होंगे, लेकिन सारे के सारे 90 डिग्री बनेंगे। क्यों पता है क्यों? ये एंगल 180 है, तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे हाफ बनेगा। 180 का हाफ क्या होता है? स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री एंगल होगा। अभी अभी जो कॉन्सेप्ट यूज किया उसी को यूज करो ना। तो सेंटर पे बना हुआ एंगल दूसरे पार्ट पे बने हुए एंगल का हाफ होगा ना, डबल होगा मतलब। तो इधर 180 है तो वो 90 डिग्री उसका हाफ हो जाएगा। तो ये सब आपस में तो इक्वल होंगे होंगे, उल्टा ये 90 डिग्री के इक्वल होंगे हमेशा। तो इसके लिए तो एक थ्योरम भी आई थी शायद 9th में कि एंगल इन ए सेमी सर्किल इज ए राइट एंगल। ठीक है, वो यहीं से डेवलप की गई है। तो आज के लिए काफी है। कहाँ तक कर लिया हमने? इतना और नोट कर लो, 2 मिनट लगेंगे। तो दैट इज एंगल AOB इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ACB। ये तो इसी का पार्ट है। एक पॉइंट और नोट कर लो, फिर अल्टरनेट सेगमेंट का एंगल का कल देखेंगे। एंगल AOB इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल ACB। इतना तो हो गया। अब अभी जो मैंने बात बताई, ऐसा एक क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों के चारों वर्टिसेस ऑन द सर्किल लाई करें उसको क्या कहते हैं? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। डेफिनेशन लिखो, अ क्वाड्रिलेटरल whose 4 vertices lie on the circle. A quadrilateral whose 4 vertices lie on the circle is called a cyclic quadrilateral. Is called a cyclic quadrilateral. इसको अंडरलाइन कर लेना साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। सर एक बार ऊपर ले लो हल्का सा। नहीं ले रहा मैं ऊपर, लड़कियों से भी धीरे लिखता है। अब वीडियो से देखना। A quadrilateral whose 4 vertices lie on the circle. सबने नोट डाउन कर लिया ना एक्सेप्ट शिवम? अगर एक भी बच्चा कह देगा शिवम के अलावा कि सर मैंने नहीं किया तो मैं ऊपर लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। बोलो, सबने नोट डाउन कर लिया? अब शिवम देख ले तेरी स्पीड। बोर्ड आ रहे हैं 2 महीने के बाद, कैसे करेगा? SST के पेपर में क्या करेगा इतना धीरे लिखेगा तो? ठीक है। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं ईच अदर। अभी जो मैंने बताया। एंड द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। सर बस बीच के 2 वर्ड नहीं लिखे थे मैंने, आप ऐसे चुप कर ले, मेरे पास टाइम नहीं है। नेक्स्ट क्लास आ गई है, अब वीडियो से देखना। एंड द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एंड द opposite angles of a cyclic quadrilateral are supplementary to each other. Supplementary का मतलब है उन दोनों का सम कितना होगा? इक्वल टू 180। यानी कि एंगल ACB और एंगल ADB का सम कितना हो जाएगा? 180। C तो मैंने लिया इधर और D मैंने लिया उधर, तो दोनों का सम कितना हो जाएगा? 180। तो कोई भी एक एंगल निकालना हो हमको, जैसे कि हमको क्या निकालना है, तो ये फॉर्मूला बन गया। एंगल ADB अगर मुझे निकालना है तो 180 में से ACB माइनस करेंगे, और ACB क्या है? AOB का आधा। तो ये फॉर्मूला है उसका। ठीक है। अभी जैसे हमको गिवन था कि वो 70 डिग्री है, तो इस फॉर्मूला में अप्लाई करो 180 माइनस हाफ ऑफ 70 डिग्री, यानी कि 180 माइनस 35 आ गया ना 145। आया नहीं आया? तो ये फॉर्मूला इसका डेवलप हो गया कि अगर उसी आर्क पे एंगल बना रहे हो और उसकी वैल्यू चाहिए तो 180 में से सेंटर वाले एंगल का आधा कम कर दो। 180 का उसका सेंटर वाले एंगल का आधा करोगे तो सामने वाले सेगमेंट पे मेरे को एंगल मिलेगा, उसको 180 में से घटा दो तो उसी सेगमेंट पे एंगल मिल जाएगा। ठीक है, यहां तक नोट डाउन हो गया। इसके आगे कल चलेंगे। ठीक, ओके स्टूडेंट्स। तो इसके बाद साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के कॉन्सेप्ट के बाद एक लास्ट टॉपिक बचता है हमारे इस चैप्टर का, एंगल्स इन अल्टरनेट सेगमेंट। ठीक है, और ये टॉपिक थोड़ा सा स्लाइटली समझने में मुश्किल होती है बच्चों को अक्सर, बट है बड़ा आसान। इसका प्रूफ भी है ना, आरबीएससी की बुक में तो उसका प्रूफ भी है, बट अब आपके एनसीईआरटी चलती है तो आई डोंट नो कि प्रूफ इतना इंपॉर्टेंट होगा नहीं, फिर भी हम आपको जब एक्सरसाइज कराएंगे तो बीच में इसका प्रूफ है बता देंगे ना। अभी एक बार टॉपिक समझते हैं क्या कह रहा है ये, एंगल्स इन अल्टरनेट सेगमेंट।
देखो बच्चों, अभी तक सो फार जो हमने सीखा उसमें हमने ये देखा कि टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल 90 डिग्री है, ये तो याद हो गया एक तरीके से। बट व्हाट अबाउट अगर मैं पूछूं कि टेंजेंट और सर्किल की किसी कोड के बीच का एंगल क्या होगा? आई एम नॉट ड्रॉइंग द रेडियस और डायमीटर, मैं कोड बना रहा हूं। तो कोड और इसके बीच का, टेंजेंट के बीच का एंगल क्या होगा? तो आप कहोगे सर फिक्स तो होगा नहीं, बदलता रहेगा। मान लो कोड ऐसा हुआ तो बड़ा हो गया एंगल, और बड़ा हुआ और बड़ा हो गया एंगल, डायमीटर बन गया 90 डिग्री बन गया, फिर ऐसे हो गया ऑब्ट्यूस एंगल बन गया। तो ये तो बढ़ता रहेगा, कम होता रहेगा, और एंगल भी दो तरह के बनेंगे, इधर वाला और उधर वाला। लेट अस से कि अगर इस कोड के साथ में कोई एंगल बनाना है तो ये भी बन रहा है और ये भी बन रहा है, सप्लीमेंट्री एंगल्स दोनों साइड बनेंगे। तो कौन से एंगल की बात कर रहे हो? तो फिक्स तो होगा नहीं, बट कनेक्शन जरूर होगा, कनेक्शन जरूर होगा। ठीक है, अब कनेक्शन समझने के लिए एक चीज समझें कि एक सर्किल के अंदर जब मैं कोड बनाता हूं, लेट अस से कि मैंने एक कोड बनाई ए बी, तो इस ए बी कोड से जो एंगल सबटेंड होंगे ऑन द सर्किल, जो एंगल सबटेंड होंगे ऑन द सर्किल, वो ऐसे भी हो सकते हैं, वो ऐसे भी हो सकते हैं, ठीक है, और वो ऐसे भी हो सकते हैं। तो देखो ध्यान से, एंगल ए सी बी और एंगल ए डी बी, ये भी ए बी कोड से ही सबटेंड हुए हैं। और अगर मैं इसको ई ले लूं, एंगल ए ई बी, ये भी इसी कोड से सबटेंड हुए हैं। बट एंगल ए ई बी तो इसी सेगमेंट का एंगल है। कौन से सेगमेंट का? देखो हाईलाइट कर देता हूं मैं भाई, अपन कोड ए बी की बात कर रहे हैं ना, तो कोड ए बी वाला सेगमेंट ये माना जाएगा भाई, बाय डिफॉल्ट वो माइनर सेगमेंट माना जाता है, और वो बचा हुआ मेजर सेक्टर माना जाएगा। अल्टरनेट सेगमेंट बोलते हैं इसको, अल्टरनेट सेगमेंट है ना। ये तो है माइनर सेगमेंट, या जिस सेगमेंट की हम बात कर रहे हैं कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट है, और वो अल्टरनेट, अल्टरनेट मतलब दूसरा, दो ही तो सेगमेंट होंगे माइनर मेजर। तो ये वाला जो पार्ट है वो क्या माना जाएगा? इसको अलग कलर से मैं हाईलाइट कर देता हूं। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट माना जाएगा अल्टरनेट सेगमेंट। तो ए बी कोड से जो एंगल सी बना और एंगल डी बना, वो तो अल्टरनेट सेगमेंट में बना, और जो एंगल ई बना वो सेम सेगमेंट में बना। ये चीज समझ में आ गई होगी होपफुली, कि सेम सेगमेंट में कैसा एंगल बनेगा और अल्टरनेट सेगमेंट में कैसा एंगल। तो अल्टरनेट सेगमेंट वाले एंगल्स और सेम सेगमेंट वाले एंगल्स के बीच में क्या कनेक्शन होता है, इन दोनों के बीच में क्या कनेक्शन होता है, वो तो मैं आपको पहले बता चुका था, अगर आपको ध्यान हो तो, कि सप्लीमेंट्री वाला कनेक्शन होता है, इन दोनों का एंगल सम 180 होता है। बट अब इसका टेंजेंट से क्या लेना देना है? तो इसका टेंजेंट से बहुत कुछ लेना देना है। यहां तक क्लियर हो गया कि अल्टरनेट सेगमेंट में कैसा एंगल बनेगा और सेम सेगमेंट में कैसा एंगल बनेगा। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कॉन्सेप्ट ये कहता है कि, ध्यान सुना, पहले मैं रफली समझा देता हूँ, चलो फिर लिखवाएंगे। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि एक सर्किल में एक टेंजेंट और एक कोड के बीच का जो एंगल है वो एग्जैक्टली सेम होगा। इसी कोड से अल्टरनेट सेगमेंट में कोई भी एंगल बना दो, दैट मींस ये वाला एंगल एग्जैक्टली इसकी। फिर से सुनो, एक सर्किल में एक टेंजेंट और एक कोड के बीच का एंगल एग्जैक्टली इक्वल होगा इसी कोड से, इसी कोड से एक एंगल बनाओ आप अल्टरनेट सेगमेंट में, नॉट इन द सेम सेगमेंट। ऐसे मत बना देना, ये तो सेम सेगमेंट में ही बन गया, ये वाला नहीं बनाना। अल्टरनेट सेगमेंट में आपको, सेगमेंट मतलब क्या होता है? हिस्सा। सर्किल का दूसरा हिस्सा, सर्किल के दूसरे हिस्से में कहीं पर एंगल बनाओ ऑन द सर्किल, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। ठीक है, अब आपको सर ये वाला एंगल की बात करूं, तो अब की बार फिर अल्टरनेट सेगमेंट ये बन गया, अब ये इसके इक्वल होगा। भाई इधर वाला लोगे तो अल्टरनेट सेगमेंट ये बनेगा, इधर वाला लोगे तो अल्टरनेट सेगमेंट वो बनेगा। कैसे? देखो फिर से देखो, लेट अस से कि ये है टेंजेंट, मैंने कोड बना दी। तो अगर मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं तो सेगमेंट, कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ये है, अल्टरनेट सेगमेंट वो है। और अगर मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं, दिस ऑब्ट्यूज एंगल की बात कर रहा हूं, तो अब कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट लेफ्ट वाला है और अल्टरनेट सेगमेंट राइट वाला है। तो इस एंगल की वैल्यू चाहिए, तो फिर अल्टरनेट सेगमेंट में यहां बनेगा एंगल, और इसकी वैल्यू इस एंगल के इक्वल आएगी। होपफुली क्लियर हो गया होगा। चलो तो अब देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या कहता है। कंप्लीट कर लो अपने अपने नोट्स। देखो धीरे धीरे स्क्रॉल करता हूं मैं। एक सर्किल है, यहां पे एक टेंजेंट बनाई गई है पी क्यू, और पी क्यू टेंजेंट से देखो ये वाला मैंने एक कोड बनाया, ठीक है। कौन से कोड की बात हो रही है? 1 सेकेंड। हाँ, जो कोड आर यू बना, देखो ध्यान से, कोड आर यू बना, कोड आर यू
और ये टेंजेंट आर क्यू के बीच का जो एंगल होगा यू आर क्यू, ये किसके इक्वल होगा? इसी कोड आर यू से अल्टरनेट सेगमेंट पे एंगल बनाओ। अल्टरनेट सेगमेंट मतलब रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल पे, है ना। तो मैंने टी पे बना रखा है, देखो 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड बच्चों, ये जो फिगर बनाया है ना, ये एज पर द प्रूफ बनाया है कि अगर आपको प्रूफ करना हो तो कैसे करोगे, है ना। देखो ये एंगल इसके इक्वल बनाया गया है। एक्चुअली कोड इन्होंने एस आर कंसिडर करी, अब ठीक है, सॉरी आर यू कोड मत कंसिडर करो, वो प्रूफ के अकॉर्डिंग। भाई अपने को जब क्वेश्चन प्रूव करना होगा ना तो इस तरह का फिगर बनाएंगे, बट अभी अपन प्रूफ की बात नहीं कर रहे हैं, वो अपन एक्सरसाइज में देखेंगे। अभी अपन मेन कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। तो लेट अस कंसीडर कोड आर एस डायमीटर नहीं, कोड है ना। अब देखो आर एस कोड और आर क्यू टेंजेंट के बीच का एंगल, एंगल एस आर क्यू, इसी आर एस कोड से अल्टरनेट सेगमेंट। अब देखो अगर मैं एंगल इधर का ले रहा हूं तो अल्टरनेट सेगमेंट उधर का होगा, तो अल्टरनेट सेगमेंट में एंगल बनाओ। आर एस से आपने टी पे बना दिया, फाइन। तो जो ये वाला एंगल है ना आर टी एस, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एग्जैक्टली सेम होगा। चलते हैं इधर वाले एंगल की तरफ। इसी टेंजेंट ने इस आर एस कोड के साथ ये वाला एंगल भी बना रखा है। तो अब अगर कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ये है तो अल्टरनेट सेगमेंट हो जाएगा वो वाला। अल्टरनेट सेगमेंट वो हो जाएगा, तो इस अल्टरनेट सेगमेंट में यू पे एंगल बना, तो यू पे एंगल बनाओगे, अल्टरनेट सेगमेंट पे एक पॉइंट ले लिया, उस पे एंगल बनाया, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। दैट मीन्स ये वाला एंगल इसके इक्वल है और ये जो डबल लाइनिंग हो रही है ये वाला एंगल इसके इक्वल। ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है। ठीक है, तो फिगर भी ठीक है, मतलब दोनों तरफ के एंगल बनाने के हिसाब से ये फिगर बनाया। कोड ऐसे बना दिया, ये वाला एंगल उस अल्टरनेट सेगमेंट के एंगल के इक्वल, ये वाला एंगल उस अल्टरनेट सेगमेंट के एंगल के इक्वल। तो ये कॉन्सेप्ट है एंगल बिटवीन ए कोड एंड ए टेंजेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसका ये कॉन्सेप्ट है। तो लिख लो फटाफट से, द एंगल्स मेड बाय ए कोड ऑफ ए सर्किल एंड द टेंजेंट। देखो देखो देखो, द एंगल्स मेड बाय ए कोड ऑफ ए सर्किल विथ द टेंजेंट, लिखो टेंजेंट के साथ में ना, with the tangent to a circle। किसी भी सर्किल की कोई एक कोड ले लिया, उस कोड के साथ टेंजेंट का जो एंगल बनेगा ना, कोड और टेंजेंट मिलके जो एंगल बनाएंगे, द एंगल्स मेड बाय ए कोड ऑफ ए सर्किल विथ द टेंजेंट टू द सर्किल, उसी सर्किल की बात हो रही है, टू द सर्किल आर इक्वल। अब आर क्यों लिखा है? क्योंकि दो तरह के एंगल्स बन रहे हैं, एक इधर बन रहा है एक इधर बन रहा है, तो वो दोनों के दोनों इक्वल होंगे, आपस में नहीं इक्वल होंगे, वो दोनों के दोनों इक्वल होंगे एंगल सबटेंडेड बाय द सेम कोड। उसी सेम कोड ने किसी भी दूसरे पॉइंट पे जो एंगल बनाया है, बट इन द अल्टरनेट सेगमेंट, अल्टरनेट सेगमेंट पे किसी भी पॉइंट पे एंगल बनाया है वो इक्वल होंगे, ये वाला इधर वाले के, ये वाला इधर वाले के। ठीक है, तो इसके हिसाब से, फिगर के हिसाब से देखो, एंगल एस आर क्यू इक्वल हो गया एंगल एस टी आर, एंगल एस आर क्यू इक्वल हो गया एंगल एस टी आर, देखो। एंड द सेकेंड एंगल एस आर पी, एंगल एस आर पी इक्वल हो गया एंगल एस यू आर। दैट इज 10th। आधे स्कूल जाते हैं, आधे कुछ बच्चे ले रहे हैं, रिकॉर्डिंग चल रखी है, और बाकी फिर देखेंगे। बस छोड़ दी, कंटिन्यू करती थी, बीच में गैप देके इस तरीके। हाँ, तो इधर वाला जो एंगल है, एंगल पी आर नहीं टी आर एस या एस आर पी ले लो, एंगल एस आर पी, और ये एंगल इक्वल हो जाएगा इसके एंगल एस यू आर। तो दूसरा एंगल है एंगल एस आर पी इक्वल टू एंगल एस यू आर। ठीक है, क्लियर है? एंगल एस आर पी इक्वल टू एंगल एस यू आर। तो ये नोट्स कंप्लीट कर लेना, कल से अपन सीधे के सीधे एक्सरसाइज शुरू करेंगे। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर देता हूँ, अगर किसको नोट करना। और फिर भी अगर इस टॉपिक में डाउट है तो कल आते ही सबसे पहले पूछ लेना कि सर नहीं समझ आया, आधा समझ आया, पूरा समझ आया, जितना भी समझ आया। ठीक है, कल से अपन शुरू करेंगे सर्कल्स। चलिए ठीक है, तो हो गया होगा नोट डाउन। अच्छा, लीव हो गया तो
चलो तो रिकॉर्डिंग से सब लोग नोट डाउन कर लेंगे ना। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।